आर्यनगर नामक गांव में एक शांति नाम की स्त्री रहा करती थी। उसके 2 पुत्र थे और 2 बहुएं। बड़ी बहू मायावती जो गरीब घर की थी पर संस्कारी थी। छोटी बहू रूपवती कल ही विवाह करके घर आई थी। अरे मायावती बहू खुद ही सवेरे से लगी है। छोटी बहू को भी जरा एक बार उठा दो, अब तक नई बहू सोकर नहीं उठी। माँ जी सोने दीजिए ना, अभी बच्ची है। वैसे भी वो बड़े घर की बेटी है, उसको कहाँ आदत होगी सुबह सवेरे उठने की। मैं कर तो रही हूँ काम, आप फिक्र क्यों करती हो? मेरे लिए मेरी बड़ी बहू हो या छोटी बहू, दोनों बराबर हैं। और तुम तो मेरी सेवा बहुत दिनों से कर रही हो, तो अब एक काम करो, ये चूल्हा चौका छोटी बहू को सिखा दो और तुम खुद भी थोड़ा सा आराम कर लो। अब एक बड़े घर की बेटी हो या तू छोटे घर की, मैं दोनों बहुओं के कोई भेदभाव नहीं करूंगी। अब जल्दी से जा और छोटी बहू को उठा कर ले आ। माँ जी आप भी कैसी बातें करती हो? वह इतने बड़े घर की लड़की है, थोड़ा सा तो उसको समय लगेगा इस घर की रीति रिवाज सीखने में। आप चिंता मत करो, मैं उसकी बहन की तरह सब सिखा दूंगी उसे। वैसे भी मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, उसके आने से ये कमी भी पूरी हो गई। रूपवती कुछ समय बाद बाहर निकली। सूरज निकल आया था। उसने देखा घर का सारा काम हो चुका है। रूपवती शर्मिंदा सी हो गई। भाभी मुझे जगा दिया होता, आपको क्या जरूरत थी सारा काम खुद करने की? माँ जी मुझसे गुस्सा हो गई तो ये मैं सह नहीं पाऊंगी। आते ही घर में कलेश शुरू हो गया, लोग तो ऐसे ही सोचेंगे ना। अरे फिक्र मत कर, ये मत सोच कि ससुराल आई है, ये सोच कि तू अपने घर आई है। और आज से हर चीज में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला देना, हाँ मैं सब कर दूंगी। शांति जी सामने बैठी थी, सारा कुछ देख रही थी। वो मन ही मन खुश हो रही थी कि उनकी बड़ी बहू कितनी संस्कारी है और छोटी बहू को कैसे पलकों पर बिठा रखा है। बहुत अच्छी बात है, दोनों बहन की तरह रहें। परंतु बड़ी बहन पहले ही छोटे घर की है, अब वो रूपवती उसको नीचा दिखाए उसके पहले मायावती को संभलना होगा। अभी मायावती खुशी खुशी उसका काम कर रही है, कल के दिन रूपवती उसको खुद की दासी ना बना दे। मुझे समय रहते बड़ी बहू को दासी बनने से रोकना होगा। ये देख कोने में खड़ा अंश भी मुस्कुरा रहा था। कितना किस्मत वाला हूं मैं जो इतनी अच्छी भाभी मिली है और इतनी सुंदर पत्नी। वाह, अब सुकून से मैं काम कर पाऊंगा। सुना है कि घर में कलेश हो तो इंसान घर में आने से भी डरता है। शुरू शुरू में जब माँ ने रूपवती से विवाह तय किया था तब मुझे बड़ा डर लग रहा था कि बड़े घर की लड़की है, छोटे घर में रह भी पाएगी नहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर देखो कितना सुकून है उसके चेहरे पे, मजे में एकदम। हाय 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 हाय, नजर ना लगे मेरी। तू 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 तू। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन शांति के घर से कभी लड़ने की आवाज तक नहीं आई। एक रात जब अंश और रूपवती बैठे बातें कर रहे थे, तभी मायावती उनको देखती हुई घर के बाहर निकल गई और चलते चलते गांव के बाहर निकल आई। बहुत हो गया सब्र, और अब एक दिन भी और नहीं कर सकती। अब मुझे वो करना होगा जिसके लिए मैं इस घर में आई थी। इतना समय खुद को इस घर में झोंका और लोगों का विश्वास जीता। इन दिनों में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन सफर तय किया है। चलते हुए वो जंगल में आती है। उसने आसपास देखा, दूर तक कोई नहीं था। उसने एक कांच की शीशी निकाली और शीशी से तरल पदार्थ जमीन पर डाल दिया। देखते ही देखते जमीन पर एक पेड़ बन गया और उसके अंदर एक सीढ़ी वाला रास्ता भी। इस तिलस्मी नगरी तक आने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। आज इसका द्वार खुल ही गया। अब वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। वो सीढ़ियों से द्वार के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा एक आदमी जो देखने में विचित्र लग रहा था। मायावती उसके पास गई। मालिक, मैं आपको उसको सौंपने आई हूँ और बदले में मुझे वो चाहिए जिसके लिए मैंने घोर तपस्या की। हाँ ठीक है, परंतु तुमको भी अपना वादा निभाना होगा और याद रखना होगा कि जो तुम्हारे साथ हुआ
अपना दर्द याद रखोगी तो कभी मार्ग से भटक नहीं पाओगी। दर्द को हरा रखने के लिए बार बार चोट मारते रहना चाहिए जख्म पर। उसको कैसे भूल सकती हूँ? जो मेरे साथ हुआ था वो हर पल याद रहता है। बीते समय को याद तो तब करूंगी ना जब उसे एक पल भी भूल पाऊंगी। बहुत खूब। अब ये लो बिल्ली लो और इसको अपने घर के अंदर ले जाकर रखो। अब सब कुछ खुद ही होता रहेगा, बस तुमको याद रखना है जो तुमको चाहिए। लो। मायावती बिल्ली को लेकर तिलिस्मी नगरी से बाहर आने लगी। उसकी आंखों में खुशी थी। वो जोर जोर से हंसने लगी। अचानक उसकी हंसी सिसकी में बदल गई। समय का चक्रव्यूह है, कभी ना कभी पलटता जरूर है। इतने दिन मैंने सह लिया, अब समय है उनको सहने का जिसने मुझे ये दिन दिखाया था। उसकी आंखों के सामने एक मंजर घूम गया। गांव में एक औरत कोमल अपनी बेटी मायावती और पति विनोद के साथ बैठी हुई थी। बड़े अफसोस की बात है, पड़ोस में जो वंदना की बेटी है केवल 16 वर्ष की थी, आज उसका भी विवाह हो गया। पूरे गांव में कोई भी लड़की 18 साल की नहीं रही, सबका विवाह हो गया और मेरी बेटी 28 साल की हो गई है, अब तक विवाह नहीं हुआ। अरे मैं तो बीमार हूँ, तो तुम बेटी का विवाह कहीं तय कर सकती हो ना? क्यों? बेटी वाले हैं, खुद से किसी के घर पर रिश्ता लेके नहीं जा सकते जब तक खुद कोई रिश्ता मांगने नहीं आ जाता। 28 साल की हो गई बेटी, अब रिश्ता कोई नहीं लाएगा, बैठी रहो फिर। आप सही कह रहे हैं, मुझे खुद ही घर से निकलना होगा। अब जो गांव वाले कहते हैं कहने देती हूँ, बेटी का रिश्ता लेके ही अब घर आऊंगी। अरे एक बार शांति से। उनका नाम भी मत लेना, क्या उनको याद नहीं? हम आज के बाद कोई उनका नाम नहीं लेगा। वो गुस्से से बाहर चली जाती है और कई जगह मायावती का रिश्ता भेजती है, परंतु गांव में हर कोई जानता था कि मायावती की उम्र बहुत ज्यादा है, इसीलिए किसी ने उससे विवाह नहीं किया। कोमल घर आ गई। क्यों, कोई रिश्ता मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। अब सारी जिंदगी ऐसे इंतजार में बैठे रहने से अच्छा है उनको एक बार बोलो जिनके कारण आज तक गांव का कोई रिश्ता नहीं आया। अरे सबको यही लगता है ना कि मायावती का विवाह तय है, फायदा ही नहीं रिश्ता भेज के, और उनकी ही प्रतीक्षा में इतना समय हो गया। बताओ भला। शायद आप सही कह रहे हैं, कभी कभी बच्चों के लिए झुकना पड़ता है। एक काम करती हूँ, उसको यहीं बुला लेती हूँ। मैं भी उससे सामने से पूछना चाहती हूँ, वो आज तक आई क्यों नहीं? आखिर मेरा भी तो शिकायत करना बनता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगले दिन कोमल ने शांति को घर बुलाया। कहो बहन, कैसे बुलाया? वो कितने ही वर्ष बीत गए, आपने अभी तक अंश और मायावती के विवाह की बात नहीं की। आई तो थी मैं बीच में, फिर मैंने देखा मायावती को रंग रूप का बहुत गुरूर हो गया है। तुम और विनोद जब घर पर नहीं थे तब मैंने बोला भी था कि तुमको बोले विवाह के बारे में बात करने को। उसने मुझे साफ इनकार कर दिया, बोली वो तो गांव के किसी और युवक से विवाह करेगी, शायद उसका नाम रणधीर या ऐसा ही कुछ नाम बताया था मायावती ने मुझे। क्या ऐसा बोला मायावती ने? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम घर आई थी। और रही उस युवक रणधीर की बात, तो वह एक धोखेबाज आदमी था, विवाहित था, दूसरे गांव से यहाँ आया था काम करने, 1 महीने में ही भागता बना। दूर खड़ी मायावती ये सब सुन रही थी। ये काकी अब माँ और बाबूजी को और भड़का देंगी। पहले ही दोनों मुझसे नाराज रहते हैं। उस रणधीर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उससे विवाह होना तो दूर, उसको आज तक ये भी नहीं पता लगा कि मैं उसको पसंद करने लगी थी। उसमें उस रणधीर की कोई गलती नहीं। मैं ही समझ बैठी थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ, वो मुझे मना कर ही नहीं सकता। और जैसे ही उसको पता लगा वो भाग गया काम छोड़ के गाँव से, फिर कभी नजर भी नहीं आया। जो हुआ उसको जाने देते हैं, एक गलत फहमी थी और अब वहीं से शुरू करते हैं।
अभी कौन सा अंश का विवाह हो गया, जल्दी से दोनों का विवाह करा देते हैं। देखो, ठाकुर के यहाँ अंश का रिश्ता हो गया है, क्योंकि अंश ठाकुर के सारे बड़े काम देखता है। तुम जानती ही हो अंश कितना मेहनती है। ठाकुर भी अच्छे इंसान हैं। वो जानते हैं जो भी हमारे घर में है वो सब अंश के कारण आया है, इसीलिए उनकी बेटी से ही मेरे बेटे का विवाह होगा और मैं अब इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। तुम ये कैसे कर सकती हो? जब मायावती का रिश्ता अंश से तय था, फिर ठाकुर के यहाँ कैसे उसका रिश्ता कर दिया तुमने? अरे 7 साल पहले आई थी मैं अंश का रिश्ता लेके। मायावती ने मना कर दिया मेरे मुंह पे, तो मैं क्या करती? पूरे गांव में जानते हैं सब कि मायावती किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, इसीलिए मेरी भी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं आकर तुमसे बात कर सकूं। मायावती ने देखा उसके अहंकार ने सब बर्बाद कर दिया है और अब समय भी नहीं है उसके पास। वो दौड़ती हुई आई। मुझे माफ कर दो माँ जी, उस समय रणधीर ने मुझे धमकी दी थी। मैंने अंश से विवाह किया तो वो अंश को मार देगा। मैं डर गई थी और इसीलिए मैंने आपको मना किया। कोई अहंकार नहीं था मेरे अंदर। उसके बाद तुम्हारी माँ बाबा का तो एक बार आना बनता था ना, मुझसे बात करना बनता था ना। आज जब बेटे का रिश्ता हो गया, 1 साल बाद विवाह है, तो कैसे ठाकुर को मना कर दूं? फिर वो सोचते हुए बोली, एक रास्ता है मेरे पास। बड़े बेटे श्याम की पत्नी बच्चा होने में गुजर गई थी। बच्चा और माँ दोनों ही नहीं बचे थे, ये तो सभी जानते हैं। श्याम से मैं तुम्हारा विवाह करा सकती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? श्याम 40 साल का है, मेरी बेटी अविवाहित है और तुम्हारे बेटे की पत्नी मर गई है। आपकी मर्जी है, जो रास्ता था बता दिया। अंश के लिए तो अब मैं हाँ नहीं कर सकती। शांति तेजी से निकल गई और मायावती ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। देखो देखो, अपनी बेटी को देखो, खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। हम सारी जिंदगी यही सोचते रहे, अभी अंश का विवाह हुआ नहीं है, वो एक ना एक दिन आएगी, क्योंकि बात पक्की थी। हमें क्या पता कि वर्षों पहले खुद ही अपनी बेटी ने सब कुछ खत्म कर दिया। शांति बहन तो अपना फर्ज निभा चुकी थी, हमको क्या पता था। बेटी की करनी है, भुगतनी तो पड़ेगी। अब सारी जिंदगी रखो बेटी को घर। मायावती की आंखों में गुस्सा ज्वाला बन चुका था। माँ, शांति जी को बोलो मैं श्याम से विवाह करने को तैयार हूँ। कैसी बात कर रही है? तुझ में और श्याम में जमीन आसमान का फर्क है। जब बेटी बिना ब्याही रह जाए, उससे बड़ा कलंक कोई नहीं होता। माँ, सही कह रही हो। आज पहली बार उसने बिना अहंकार के कोई बात बोली है। शक्ल देखो उसकी, कितनी सुंदर थी कभी, और आज देखो 28 साल में ही बूढ़ी लगने लगी है। अरे भाई, और कितना इंतजार करोगी सफेद घोड़े के राजकुमार का? कोई नहीं आने वाला। जो आया है उसी के साथ बेटी को विदा कर दो। हम भी सुकून से मर जाएंगे, उसका भी घर परिवार बस जाएगा। नहीं तो हमारे बाद वो क्या कहे, कैसे जिएगी, क्या करेगी? मायावती का विवाह श्याम से हो गया और मायावती ने जो अहंकार से खोया था, उसको प्यार से वापस लेने का निर्णय ले लिया था। बहुत कहते हैं ना ये लोग मुझे अहंकारी, और इसी अहंकार ने मेरा विवाह बूढ़े से करा दिया। आज तक मैंने देखा तो नहीं अंश को, पर उससे विवाह हो जाता तो ये बूढ़ा पति नहीं मिलता। अब वो हासिल करना है जो सोचा है, इन सब को बर्बाद करना है। इन लोगों ने मुझे नीचा कैसे दिखाया। अब ससुराल आ गई हूँ ना, अब सबको उनकी सही जगह दिखा दूंगी। बाबा के घर सारी जिंदगी पड़े रहने से अच्छा है ससुराल वालों को इशारे पे नचाया जाए। शियांग ने कहा था ये बिल्ली खुद ही अपना काम शुरू कर देगी। वो मुस्कुराती हुई घर के अंदर आ गई। बहू, इतनी रात में कहाँ चली गई थी? मंदिर गई थी माँ। ये इतनी काली बिल्ली ये कहाँ से आई? किसकी है? मुझे तो इससे खौफ आ रहा है। अरे माँ जी, ये भूखी थी, इधर उधर भटक रही थी, बच्चे परेशान कर रहे थे, इसीलिए मैं इसको ले आई।
मायावती ने बिल्ली को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग आ रहा था। तभी वहाँ रूपवती आई। आप रात को कहाँ चली गई थी? हम आपको एक अच्छी खबर सुनाने वाले थे, इसीलिए पूरी रात कोई नहीं सोया। कहीं भी तो नहीं, अपने कमरे में ही थी। वहाँ नहीं थी आप? चलो छोड़ो, सुनो, आप ना बड़ी माँ बनने वाली हो। बड़ी माँ? हाँ, हमारी बच्ची की आप बड़ी माँ ही लगेंगी ना। हवेली में तो ऐसा ही बोलते हैं सब। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार परिवार में ये खुशी आई है। उसने सामने देखा, शांति बहुत ही खुश थी। बुढ़िया इतनी खुश है, मेरा विवाह बूढ़े से कर दिया, इसको क्या लगा? इसको सुकून लेने दूंगी। आज से मेरा बदला शुरू होता है। उसने बिल्ली को घर में ऐसे ही छोड़ दिया। बिल्ली ने शांति को देखा और अपनी आंखों से रंग बिरंगी रोशनी निकालने लगी। उसको देखकर शांति मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। अरे माँ जी को क्या हो गया? माँ जी उठिए ना। रूपवती ने शांति को बिस्तर पर लिटाया। सुनिए जी, वैद्य को बुला लाइए ना। रूपवती, एक काम करो, शायद तुम्हारा पति और मेरा पति गहरी नींद में है। पूरे दिन काम करते हैं, थक जाते हैं। एक काम करो, तुम ही वैद्य को जाकर बुला लाओ, मैं माँ को देखती हूँ। पर भाभी, मुझे पता ही नहीं कि वैद्य कहाँ है, उसका घर कहाँ है। आज तक गई ही नहीं कभी। मैं तुमको राह बता दूंगी। गांव से बाहर निकल जाना और मशरिक की ओर एक दाहिना रास्ता जाता है, उसी जंगल में वैद्य मिलेगा। जंगल में वैद्य क्यों मिलेगा? उसका कोई घर नहीं है? वो अच्छा वैद्य है, आजकल पूजा पाठ में ही लगा रहता है, इसीलिए जंगल में कुटिया डाल के रहता है। तुम परेशान नहीं हो, साथ में बिल्ली को ले जाओ, इसके भी चोट लगी थी जब ये मिली थी। अब देखो ये कैसे ठीक हो गई। उसी वैद्य के पास लेके गई थी मैं इसको। जाती हूँ भाभी। रूपवती बिल्ली के साथ उसी रहस्यमय रास्ते से चल दी जो मायावती ने बताया था। उसको नहीं पता था वो मौत की तरफ बढ़ रही है। जंगल में जाकर उसने इधर उधर देखा। कोई कुटिया नहीं है वैद्य की। भाभी ने कहा था कि वैद्य की कुटिया यहीं मिलेगी। अब मैं वैद्य को कहाँ ढूंढूं? ये जो पेड़ देख रही हो ना, इसी के अंदर जाना है हमको। पेड़ के अंदर? ये सीढ़ी ऐसा लग रहा है पेड़ को उगे हुए बहुत कम समय हुआ है, कुछ विचित्र लग रहा है। तुम अंदर नहीं जाओगी तो अम्मा मर जाएगी। आज ही आई हो ना तुम, फिर तुम्हें मेरी माँ की इतनी फिक्र क्यों? कुछ छुपा रही हो तुम। जानवर होना समझती हो, इंसानों के लिए अपनों को खोना बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक कह रही हो तुम, इससे पहले माँ को कुछ हो जाए, जाना चाहिए अंदर। रूपवती अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर गई, उसको सामने श्यांग दिखाई दिया। ये कितना विचित्र आदमी है, हमारी दुनिया का नहीं लग रहा है। ये वैद्य है क्या? सोचते हुए वो श्यांग के पास चली गई। तुम तो गर्भवती हो, ये तो नहीं बताया था मायावती ने। मायावती? गर्भवती? अरे मैं अपने बारे में नहीं, माँ जी के लिए इलाज के लिए आई हूँ। आप घर चलिए जल्दी से। खामोश, हम इस दुनिया के मालिक हैं और तुम हमें हुक्म दे रही हो। हम कोई वैद्य नहीं हैं, हम इस दुनिया के मालिक हैं, मालिक। और तुमको इस दुनिया से दूर करने वाले हैं, तुम्हारे पति से, तुम्हारे बच्चे से, तुम्हारे परिवार से। क्या कर रहे हैं आप? आप पागल तो नहीं हो गए? चलो बिल्ली, अपने घर चलती हैं। ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। माफ करना रूपवती, ये मेरा मालिक है और मैं इनकी गुलाम। तुमको तुम्हारी ही जेठानी ने यहाँ भेजा है और बाहर जाने का अब तक मायावती द्वार बंद कर चुकी होगी, वो तरल पदार्थ डालकर। अब तुम कभी भी अपनी दुनिया में लौट नहीं सकती हो। ये नहीं हो सकता, भाभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छी है, वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। तुम झूठ बोल रही हो। हमारी दुनिया में झूठ नहीं बोला जाता, ये तो इंसान की फितरत है। पर भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो तुमको और तुम्हारे परिवार को मिटाना चाहती है। तुम्हारे पति से मायावती का विवाह तय हुआ था और मजबूरन उसको बूढ़े से विवाह करना पड़ा। तो क्या मेरे पति से भाभी प्रेम करती है? बिल्कुल नहीं। हर चीज का मकसद प्रेम नहीं होता, वो बस अपने कलेजे की आग को ठंडा कर रही है।
श्यांग ने सारी बात रूपवती को बता दी। सारी बात सुनने के बाद रूपवती ने कहा, देखो जो हुआ उसमें माझी का या किसी का भी कोई कसूर नहीं था। मायावती भाभी खुद ही अपनी लगाई आग में खुद ही सालों से जलती आई है। इसमें मेरे पति की सास या जेठ की कोई गलती नहीं। आप मेरी बात को सुनिए, मुझे जाने दीजिए। आप एक बार इंसानियत के नाते तो देख लीजिए, यहाँ भाभी गलत है, हम में से कोई नहीं। हम इंसान नहीं हैं, ये बात हर बार नहीं बता सकते। और मायावती ने कड़ा प्रयास किया है तिलिस्मी नगरी का द्वार खोलने का। हमें उसको यहाँ आने की अनुमति देनी पड़ी और अब हम वही करेंगे जो मायावती चाहती है, क्योंकि उसने कीमत चुकाई है। मालिक, क्या करना है इस गर्भवती स्त्री का? यदि ये गर्भवती नहीं होती तो इसको आज मैं अंजाम तक पहुंचा देती। ओह, ये तो और भी अच्छा है। ये गर्भवती है। आज से 9 महीने तक ये तिलिस्मी नगरी में पानी की एक पतली सतह पे कैद रहेगी, ना ही गिरेगी ना बच पाएगी। 9 महीने तक रहना है इसको। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। आप मुझ पे रहम कीजिए। माँ बनने वाली हूँ मैं, उससे अच्छा आप मुझे जान से मार दीजिए। रूपवती चिल्लाती रही और श्यांग ने उसको तिलिस्मी नगरी में कैद कर दिया। नीचे पानी ही पानी था। दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था और उस पानी के ऊपर एक पतली सतह थी जिसके ऊपर रूपवती बंधी हुई थी। भाभी, सुबह से हम लोग रूपवती को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है रूपवती? मुझे पता होता तो मैं खुद ही ना अपनी बच्ची को ढूंढ के ले आती। गर्भवती है वो, पता नहीं बच्ची ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अरे, पूरे गांव में, हवेली में, जहां तक वो जा सकती थी सब जगह ढूंढ आया, कहीं नहीं मिली। समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊं। उधर हवेली के लोग मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं। मुझे तो कल रात से अब तक कुछ याद ही नहीं है। सर चकरा गया था थोड़ा, उसके बाद कुछ याद नहीं। ना जाने कहाँ चली गई मेरी बहू। अरे, सिर्फ पत्नी नहीं, बच्चे की भी फिक्र है। क्या करूं भाभी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या? पानी पी लीजिए देवर जी, खाना तो आपने खाया नहीं। अंश ने जैसे ही वो पानी पिया, मायावती के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। अंश पानी पीते ही सो गया। इस तिलस्मी चश्मे के पानी को पीकर आज के बाद तुम्हारे दिमाग से हमेशा के लिए तुम्हारी पत्नी और बच्चा निकल जाएगा। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। ना रूपवती को अंश ढूंढ पाता है और न ही उसको याद करता है। घर में मायावती ने सबकी यादों से रूपवती को मिटा दिया था। 9 महीने पूरे हो गए हैं। कभी भी अब रूपवती का बच्चा आता होगा, उससे पहले मुझे उसका हमेशा के लिए खात्मा करना होगा। आज ही जाकर मुझे श्यांग से बात करनी होगी। उधर तिलिस्मी नगरी में अब रूपवती ने हार मान ली थी। उसके पास बिल्ली आई। श्यांग ने फैसला किया है, तुम्हारा बच्चा आते ही तुमको इस जिंदगी से आजाद कर दिया जाएगा। मुझे फिक्र नहीं है अपनी, ऐसी जिंदगी से अच्छी मौत होती है जो आप लोगों ने मुझे दी। बस फिक्र है तो बच्चे की, उसका क्या होगा मेरे जाने के बाद। इस दुनिया में बच्चा सांस नहीं ले पाता, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ही मर जाएगा। अगर बच्चे को मारना था तो इतने दिन मुझे जिंदा क्यों रखा? क्योंकि श्यांग तुमको ये कठिन सफर तय कराना चाहता था। हाँ, क्या मकसद है श्यांग का? उसकी माँ एक इंसान थी और बाप एक तिलस्मी दुनिया का। उसकी माँ को जब पति की सच्चाई पता लगी, उसने पति के साथ बच्चे को भी त्याग दिया। तब से श्यांग इंसानों से नफरत करता है। अब इतना पता तो लग गया, श्यांग और मायावती मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? एक बार मेरे पति को मुझे दिखा सकती हो? तुम उसको याद नहीं हो, मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, विवाह का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, जल्दी वो भूल नहीं सकते। यहाँ से निकलने का आखिरी प्रयास तो करना ही होगा। देखो, तुम एक बार बस मेरे पति को मिलवा दो, उसके बाद जैसा श्यांग बोलेगा मैं करूँगी। श्यांग इसकी इजाजत नहीं देगा, परंतु मैं ये प्रयास जरूर करूँगी। तुम 9 महीने से यहाँ तड़प रही हो,
एक बार तो अपने पति से मिल ही सकती हो। बिल्ली श्यांक से बोले बिना मायावती के पास जाती है और मायावती को वो सब बोलती है जो रूपवती ने उससे कहा था। रूपवती को क्या लगता है उसका पति उसको देख के पहचान जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और मैं आज इस घर की जो मैं मालकिन बन गई हूं ना, इस सारे लोगों को जिंदा लाश बना के रखा है मैंने। एक बार तो उसको इसकी झलक दिखा ही देती हूँ। बिल्ली के साथ मायावती अंश को लेकर तिलिस्मी नगरी तक आ गई, जहां पर रूपवती बंधी हुई थी। चारों ओर पानी बह रहा था और वो मौत के मुंह में खड़ी थी। देखो रूपवती, मैं आ गई तुम्हारा पति लेके। मिलना चाहती थी ना, एक बार मिल लो। आप आ गए, कितने समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। भाभी, ये कौन है और पानी के ऊपर क्यों खड़ी है? पता नहीं कौन है। तुम बाहर जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आती हूँ। भाभी, एक बार बोलो ना अंश को, वो मुझसे बात करे। मैं जानती हूँ ये सब आपने किया है। हाँ, किया है, और अब तुम हमेशा के लिए खो चुकी हो अंश को। वो घर जो कभी तुम्हारा और मेरा ससुराल हुआ करता था, अब बस मेरा घर है। मैं उसकी मालकिन और वो अब मेरे गुलाम। मेरे कहने के मुताबिक इशारे पे चलते हैं। सब मोम के पुतले हैं अब। मायावती जोर जोर से हंसने लगी। तभी सामने से एक खाक उड़ी। उस खाक का बहाव तेज था, जिससे मायावती दूर हट गई। ये सब क्या हो रहा है? मैं इस पानी के इतने नजदीक कैसे आ गई? आपको क्या लगा भाभी कि आप हमें वो तिलिस्मी चश्मे का पानी पिलाएंगी और हम आपके गुलाम बन जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, हम पूरे परिवार ने की है आपकी गुलामी, परंतु इसलिए ताकि एक दिन सच तक पहुंच सकें, अपनी पत्नी और अपने बच्चे तक पहुंच सकें। जो पानी आपने पिलाया वो तिलिस्मी था, परंतु उससे पहले मैं आपका सच जान चुका था, क्योंकि एक बुढ़िया ने आपको देख लिया था यहां तक आते हुए। उसने हमें सच बताया, परंतु उसके पास भी इस द्वार को खोलने की शक्ति नहीं थी। आप हमको समझती नहीं कि हम सब तिलिस्मी चश्मे का पानी पी चुके हैं, परंतु वो पानी तो मैंने साधारण पानी से बदल दिया था। और मैं हर दिन प्रतीक्षा करता रहा उस दिन की जब आप यहां का द्वार खोलेंगी, और आज वो रास्ता भी मिल गया। उस बुढ़िया ने कहा था, सच जानना है तो जैसा मायावती चाहती है वैसा करो, और हमने किया। इतनी जल्दी हम बच नहीं सकते उस शियांग से। उस शियांग को हराने के लिए उसकी मां ने ही मेरी मदद की थी, और उसकी मां जानती है कि उसको कैसे रोकना है। अभी शियांग तिलिस्मी नगरी में नहीं है। इससे पहले वो आ जाए हम भाग चलते हैं यहां से। और रूपवती, सबको हराना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद का बश निकलना जरूरी होता है। चलो आओ। वो जल्द ही तिलिस्मी नगरी से बाहर आ गए और अब रूपवती 9 महीने बाद घर लौट रही थी। उसकी आंखों में चमक थी।